हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरटेट 2012 का लेवल फर्स्ट का इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, उसको पूरा हल करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एन इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। अजम्पशन का अर्थ होता है दोस्तों धारणा। ठीक है। An important assumption of communicative language teaching is that language learning is learning to speak accurately, write correctly, communicate effectively, master the grammar of the target language। ठीक है। तो सवाल ये दोस्तों कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो हमारा मेथड है, जब हम सेकंड लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें मेथड रहता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश अगर आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसमें आपको जीटी मेथड पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड, डायरेक्ट मेथड पढ़ना पड़ेगा, रिफॉर्म मेथड, कई 4-5 मेथड है। लेकिन आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में ये सीएलटी पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सीएलटी यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि भाषा शिक्षण में क्या सीखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो मेथड है, सीएलटी जो मेथड है, उसमें भाषा शिक्षण सीखने का अर्थ क्या है। सीएलटी में भाषा शिक्षण सीखने का, भाषा अधिगम करने का, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है दोस्तों, तो भाषा अधिगम करने का जो है अर्थ क्या है, ठीक है। स्पीक एक्यूरेटली, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्पीक एक्यूरेटली अगर आप बोलते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बोल पाते हो तो कोई बात नहीं। स्पीक एक्यूरेटली दोस्तों रूल है डीएम का, उसमें एकदम सही बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हो तो आपको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। राइट करेक्टली, ये दोस्तों फॉर्मूला है जीटी मेथड का, ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें आपको पहले ग्रामर के रूल समझाए जाते हैं और फिर आपको सेंटेंस से परिचय करवाया जाता है। मास्टर द ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर का, उसकी व्याकरण में निपुण हो जाना, ये रहता है। ये भी दोस्तों जीटी की खासियत है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन जो सी है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये दोस्तों पहचान है सीएलटी की। सीएलटी का लक्ष्य रहता है कि बंदे को एकदम अच्छी तरह से बातचीत करना आ जाए, ये उसका सीएलटी का उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका एम रहता है, ठीक है। सीएलटी का कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली, किसी भी चीज़ पर बात हो जाए, ठीक है, वो उसके क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव रहता है। सीएलटी का ऑब्जेक्टिव रहता है बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। सीएलटी का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू लर्न कम्युनिकेट थ्रू कम्युनिकेट, ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, टू लर्न कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जरिए कम्युनिकेशन सीखना, वार्तालाप के जरिए वार्तालाप सीखना, ठीक है। सीखने का माध्यम क्या है, वार्तालाप, ठीक है। अंग्रेजी में बात करना सीख जाना, यदि आपकी जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, स्पेनिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी, पंजाबी, ठीक है, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज यानी जो भी आप सीखना चाहते हो उसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको आप कम्युनिकेट कर, उसके अंदर आप कम्युनिकेट करना सीख जाए, उसके अंदर बातचीत करना सीख जाए, ठीक है। तो सीएलटी का लक्ष्य क्या है कि सीएलटी का जो माध्यम है, सीएलटी में जो महत्वपूर्ण औजार है कह सकते हैं आप, ठीक है, महत्वपूर्ण औजार जो है, महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो क्या है, खुद कम्युनिकेशन है। खुद क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी वार्तालाप है, ठीक है। तो सीएलटी का जो माध्यम है वो भी कम्युनिकेशन है, और इसका गोल क्या है, इसका गोल भी कम्युनिकेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स क्या होती है। तो दोस्तों ये आपको पता रहना चाहिए कि लैंग्वेज की 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या है दोस्तों। आपको पता है LSRW, ये है, यही इसका सही क्रम भी है, ठीक है। और ये क्या है, ये दोस्तों है नेचुरल मेथड, ठीक है। ये है दोस्तों नेचुरल मेथड, ये एम लिखा गया गलती से, ये नेचुरल मेथड है, ठीक है। नेचुरल मेथड यानी बच्चा इसी तरह से सीखता है, यानी ये प्राकृतिक तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जो भी उसके घर वाले शब्द बोलते हैं वो पहले उनको सुनता है, फिर उनको बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको भाषा आ जाती है तो उसको स्कूल भेजते हैं, तो टीचर उसको पहले बोर्ड पे लिख के दिखाता है कि ये देखो इस आकृति को क्या कहते हैं, कैसे, कबूतर। फिर वो खुद लिख के
उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको दे दिया जाता है पट्टी पे और वो इससे बार बार इससे लिखता है, क क क इस प्रकार से लिखता रहता है। ठीक है, तो बाद में सबसे लास्ट में जो बारी आती है वो आती है डब्लू की। तो इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? LSRW। तो इसमें देखते हैं किस में LSRW दे रखा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है दोस्तों। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये भी नहीं है दोस्तों, ये तो स्पीकिंग के अंदर ही आ गया, कम्युनिकेशन तो। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये भी नहीं है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सही है। इसमें थोड़ा क्रम अलग दे रखा है, बाकी ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन रहता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इवैल्यूएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम। इवैल्यूएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम यानी शिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मूल्यांकन क्या सिर्फ साल के अंत में होता है? तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, साल के अंत में नहीं होता है, बीच में भी चलते रहता है, टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, और CC के अकॉर्डिंग दोस्तों हर महीने टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। जैसे ही लेसन कंप्लीट हो जाता है उसका टेस्ट होता है, लेसन के बीच में भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर आपका सिर्फ मूल्यांकन किया जाएगा, कभी भी मूल्यांकन किया जा सकता है। टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ अ लेसन, सिर्फ लेसन एंड होने पे ही मूल्यांकन होगा, नहीं एंड नहीं बीच में भी ले सकते हैं, ये भी गलत है। इट इवेल्यूएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो, एकदम सही बात है। इवेल्यूएशन यानी मूल्यांकन जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है क्लास में, यानी मूल्यांकन होता रहता है, बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये लेसन के दौरान भी हो जाता है। ठीक है, लेसन पढ़ा रहे हैं, बीच में जो भी लेसन चल रहा है उससे संबंधित सवाल तो उसको बच्चे को पूछे जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण का जो है कोई महत्वपूर्ण पार्ट नहीं, ये तो गलत बात है। शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। ये जो है मतलब लगातार चलती है और पाठ के दौरान भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उससे जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। यही इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इन अ मैचिंग टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू। जो मैचिंग टेस्ट होता है दोस्तों, एक तो सारणी रहती है ए और एक सारणी रहती है बी। इसमें कुछ ऑप्शन हो गए, ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें हो जाता है, 4 5 10 12 जितने भी ऑप्शन रखने होते हैं रख देता है एग्जामिनर। ठीक है, उनको मैच करने होते हैं, जैसे ये इससे मैच कर दिया, ये उससे मैच कर दिया, ठीक है, ये इससे मैच कर दिया, ये इससे मैच कर दिया। इस प्रकार से जो मैचिंग टेस्ट होते हैं इस प्रकार के टेस्ट को दोस्तों मैचिंग टेस्ट बोलते हैं। तो ये कहता है कि मैचिंग टेस्ट में स्टूडेंट्स से क्या पूछा जाता है। इन ए मैचिंग टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू, स्टूडेंट्स से क्या करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ है करने के लिए कहना। ठीक है, करना। यहाँ पर स्टूडेंट से क्या करने के लिए कहा जाता है कि ऑप्शन डी, मैच अनरिलेटेड आइटम्स इन 2 कॉलम। जो अनरिलेटेड आइटम है उनको मैच करना, नहीं अनरिलेटेड नहीं, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर शहर का नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पर शहर का नाम दे दिया, यहाँ पर उसकी राजधानी दे दी, ठीक है, यहाँ 4 शहरों के नाम लिख दिए, ठीक है, तो उनकी जो भी सही राजधानी है वो ही फिल करनी रहती है। ठीक है, उसी पे निशान लगाना है, इस प्रकार से जो भी उसका रहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अनरिलेटेड होनी चाहिए, अनरिलेटेड नहीं, बिल्कुल संबंधित होनी चाहिए। अगर ये होता है कि रिलेटेड होनी चाहिए तब तो सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अनरिलेटेड नहीं, रिलेटेड होनी चाहिए, तब जाके मैच करेंगे वो। फिर ऑप्शन सी है, कंप्लीट अ सेंटेंस विद अ मैचिंग आइटम। ठीक है, एक वाक्य को पूरा करना है मैच करते हुए ना, ऐसा कोई खेल नहीं है, वाक्य के कुछ नहीं लिखना है। रिप्लेस एन आइटम विद ए मैचिंग आइटम, ठीक है, कुछ किसी दूसरे शब्द को लिखना रहता है मैचिंग आइटम करते हुए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मैच द रिलेटेड, ये सही है, मैच द रिलेटेड आइटम इन 2 कॉलम्स। ठीक है, यानी दोनों कॉलम में जो सही मैच कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ना, ये काम रहता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एम्स एट मेजरिंग। भाषा दक्षता का जो टेस्ट होता है उसका लक्ष्य क्या रहता है, किस चीज़ को वो मेजर करता है, किस चीज़ का वो मापन करता है, क्या उसका उद्देश्य होता है भाषा मूल्यांकन टेस्ट, भाषा दक्षता टेस्ट का। प्रोफिशिएंसी यानी दक्षता। तो नीचे से देखते हैं दोस्तों, अ लर्नर्स नॉलेज ऑफ कंटेंट ऑफ अ बुक। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी को एक बुक के जो है कि पाठों का कितना ज्ञान हुआ है, नहीं ये तो नहीं है, दक्षता में ये नहीं पूछ, भाषा दक्षता अलग चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, अ लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ स्पीकिंग,
यानी स्पोकन लैंग्वेज के क्या रूल होने चाहिए उसका ज्ञान जांचा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, रूल थोड़ी है वो तो उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लर्नर्स नॉलेज ऑफ द होल लैंग्वेज। ये बात सही है कि लर्नर उस पूरी भाषा के बारे में कितना जानता है दोस्तों, वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है, ना कि उसके स्पीकिंग के रूल देखे जाते हैं। यानी भाषा बोलने के क्या नियम होते हैं, भाषा बोलने के क्या नियम होते हैं, भाषा बोलनी होती है, ठीक है। भाषा सही से बोलो, प्रोनाउंसिएशन सही करो, उसकी ग्रामर सही रखो, ठीक है, हर एक चीज़ का सही यूज़ करो, आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, वोकैबुलरी का सही यूज़ करो। ये रूल होते हैं, और क्या रूल होते हैं। लर्नर्स नॉलेज ऑफ द कंटेंट, बुक का कुछ भी उसमें यूज करना नहीं रहता है। भाषा दक्षता टेस्ट वो उसका नहीं होता है, ठीक है। फिर ऑप्शन ए है दोस्तों, हाउ मच अ लर्नर लर्न ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक विद्यार्थी ने एक स्पेसिफिक टाइम में, एक जो विशेष टाइम है, ठीक है, साल 6 महीने का, उसमें कितना सीखा है। नहीं, वो टेस्ट नहीं होता, वो तो इवेल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लर्नर्स नॉलेज ऑफ द होल लैंग्वेज। उस पूरी भाषा की उसको जानकारी कितनी है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एम्स एट इनेबलिंग द लर्नर्स टू, कि भाषा अंग्रेजी भाषा का शिक्षण किस चीज़ पर लक्षित रहता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का लक्ष्य किस चीज़ पर रहता है, कि वो छात्रों को किस योग्य बनाता है, कि वो छात्रों को किस योग्य बनाता है। ऑप्शन देखिए, ओनली अंडरस्टैंड द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। नहीं, अंग्रेजी शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं कि उसको सिर्फ स्पोकन और रिटन सिखाए, ठीक है। ओनली एक्सप्रेस, ओनली अंडरस्टैंड, ठीक है, स्पोकन रिटन का उसका उद्देश्य तो रहता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ समझना थोड़ी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ओनली एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पीच और राइटिंग। ये कह रहा है कि सिर्फ इस एक्सप्रेस करना सिखाता है, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, ठीक है, भाषण के जरिए या राइटिंग के जरिए। ये भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। समझना भी चाहिए, एक्सप्रेस भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, ये दोनों उद्देश्य होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि इसमें तो कह रहा है कि सिर्फ समझना चाहिए, और इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहिए अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा के अंदर, सॉरी, ठीक है। ये तो कह रहा है कि ऑप्शन ये तो कह रहा है और अंग्रेजी भाषा के अंदर हमें समझना चाहिए, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, वो हम समझ सकें। और ऑप्शन बी कहता है कि हम सिर्फ बोल सके, सिर्फ एक्सप्रेस कर सके हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को। और सी कहता है कि प्रोड्यूस गुड लिटरेचर। ये तो बकवास ऑप्शन है एकदम ही, ठीक है, अंग्रेजी में हम साहित्य अच्छा लिख सकें, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, बोथ अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। हम लिख भी सकें, बोल भी सकें, समझ भी सकें, सब कुछ कर सकें, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कि हम अंग्रेजी भाषा को समझ भी सकते हैं और अंग्रेजी भाषा में बोल भी सकते हैं और अंग्रेजी भाषा में लिख भी सकते हैं। ये होता है अंग्रेजी भाषा का उद्देश्य, ठीक है। एक टीचर का उद्देश्य होता है अंग्रेजी भाषा को लेकर कि उसके छात्र क्या करने लग जाएं, अंग्रेजी भाषा को समझ सकें, अंग्रेजी भाषा को बोल सकें, अंग्रेजी भाषा में जो भी बातें उनके मन में आ रही है वो बातें लिख सकें। ये उद्देश्य होता है, ठीक है। The teaching of English aims at enabling the learners to develop their oral and written receptive and productive skills so that they can both produce and understand spoken or written language, ठीक है। तो टीचर का उद्देश्य क्या रहता है छात्रों को लेकर अंग्रेजी के बारे में, कि वो अपने विद्यार्थियों को किस योग्य बना दे कि वो ओरल लैंग्वेज यूज कर सके, मौखिक भाषा, और रिटन भाषा, ठीक है। यानी ओरल से संबंधित मतलब है स्पोकन, ठीक है, बोल सके, स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए उनको, और रिटन का मतलब है राइटिंग से, कि वो लिख भी सके और बोल भी सके। ये उसका उद्देश्य रहता है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल को वे लोग डेवलप कर सके विद्यार्थियों की, ठीक है, अंग्रेजी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि द जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, उसके बारे में सत्य क्या है, कि एम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग का तो कहीं नाम ही नहीं आता है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का नाम आता है दोस्तों, आर और डब्ल्यू, रीडिंग एंड राइटिंग। दो ही चीज़ों का नाम आता है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग स्पीकिंग का कई नाम नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पेज नो अटेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, नहीं, ये तो गलत बात है। ये कह रहा है कि रीडिंग राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, जीटी मेथड में तो ध्यान रहता है रीडिंग और राइटिंग में, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि हैज़ इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसका मेजर फोकस किस पर रहता है, रीडिंग और राइटिंग पर। ये एकदम सही बात है कि जीटी मेथड में जो है मेजर फोकस किस पर रहता है, रीडिंग और राइटिंग पर, ठीक है। और ये चौथा ऑप्शन है एम्फेसाइजेज
रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग रहता है दोस्तों, रीडिंग पर तो रहता है लेकिन लिसनिंग पर नहीं रहता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन सही क्या हो गया, इसका मेजर फोकस जो रहता है RW पे रहता है, रीडिंग और राइटिंग पर। GT मेथड दोस्तों दुनिया में अंग्रेजी शिक्षण का जो है सबसे पुराना मेथड है, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ठीक है, क्लासिकल मेथड सबसे पुराना मेथड, ओल्डेस्ट मेथड कह सकते हो आप इसको, क्लासिकल मेथड कह सकते हो, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या माना जाता था, क्या इसके सिद्धांत थे कि इसमें दोस्तों ग्रामर, इसका नाम इसलिए रखा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कि ये मेथड कहता है कि ग्रामर क्या है, शिक्षण की आत्मा है, भाषा की आत्मा है। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर क्या है, वो भाषा की आत्मा है, ठीक है। और फॉरेन लैंग्वेज को आप किसके जरिए सीख सकते हो, सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए, FL यानी फॉरेन लैंग्वेज को किसके जरिए सीख सकते हो, सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए, वरना आपको फॉरेन लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट, डायरेक्ट मेथड के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है, क्या कौन सा सिद्धांत है कि ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, नीचे से देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम शुड ओनली लिसन टू द टीचर्स लेक्चर्स, कि डायरेक्ट मेथड का लक्ष्य क्या है कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं वो क्लासरूम के अंदर सिर्फ टीचर की बातों को सुने, टीचर के भाषण को सुने, टीचर जो व्याख्यान दे रहा है उसको सुने, नहीं, ये तो लक्ष्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, लिटरेचर टीचिंग शुड बी द मेजर फोकस, लिटरेचर टीचिंग जो है वो मेजर फोकस रहना चाहिए, नहीं वो तो नहीं रहता इसमें मेजर फोकस, ठीक है। लिटरेचर पढ़ाया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में दोस्तों। बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, इसमें भी पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट मेथड के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है जिन स्कूलों में डायरेक्ट मेथड रहता है, लेकिन जो मेजर फोकस रहता है लिटरेचर का, जिसमें लिटरेचर के जरिए भाषा को सीखा जाता था, वो था दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें लैटिन के और ग्रीक के साहित्यों को पढ़ा जाता था, ठीक है, ट्रांसलेशन के माध्यम से वे लोग पढ़ते थे बहुत पुराने ज़माने में। बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम। डायरेक्ट मेथड में सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि हमारी जो मदर टंग है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, स्ट्रिक्ट बैन रहता है इसके ऊपर, स्ट्रिक्ट बैन, एकदम सख्त उसको मनाही रहती है कि मदर टंग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट लैंग्वेज को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपकी जो प्रथम भाषा है, आपकी जो मातृभाषा है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये कह रहा है कि बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम, ये गलत बात है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट मेथड में किसको यूज़ करते हैं, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को दोस्तों। DM में सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही बात की जाती है, अगर टारगेट लैंग्वेज नहीं आती है तो काम नहीं चल सकता, टारगेट लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा, उसको एकदम एक्सपोज कर दिया जाता है बच्चे को टारगेट लैंग्वेज, यानी जो हम भाषा सीखने वाले हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज, यानी कि हमारे इंडिया के हिसाब से देखें तो इंग्लिश। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज, एकदम सही उत्तर है दोस्तों, क्लासरूम टीचिंग जो है वो सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में होनी चाहिए, विद्यार्थी बात करेगा वो टारगेट लैंग्वेज में करेगा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसकी समस्या है, ठीक है, लेकिन टीचर तो टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाएगा और सभी टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। DM के दोस्तों हम कुछ बातें देख लेते हैं कि DM जो है इसको ओरल मेथड कहा जाता है, ठीक है। ओरल मेथड क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें रीडिंग और राइटिंग का इतना काम नहीं रहता है, ठीक है, इसमें काम रहता है किसका, LS का, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या होता है, कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूलें जो होती है ना आजकल वर्तमान में हमारे, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, ठीक है, तो बच्चे को एकदम उसके सामने एक्सपोज कर दिया जाता है, भाषा के सामने एकदम उसे एक्सपोज कर दिया जाता है, यानी उसको अंग्रेजी ही तो सुनाई देगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहती है, हमारी हिंदी भाषाई बच्चों की। तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको सुनने के लिए क्या मिलेगी, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज, यानी सिर्फ इंग्लिश सुनने को मिलेगी, और उसे बोलना भी क्या पड़ेगा, जवाब किस में देना पड़ेगा, इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें जो काम क्या रहता है, सिर्फ बोलने का काम रहता है, रीडिंग राइटिंग का इतना फोकस नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे। और ये जो स्किल्स है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, ओरल स्किल्स कहलाता है, मौखिक स्किल्स कहलाती है ये, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
तो इसको ओरल मेथड भी कहते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है और 6, 7, 8, 10 महीने बाद में वो भाषा किस प्रकार से सीखता है? सबसे पहले वो उसके घर वाले जो भी बातें करते हैं उसको वो लिसन करता है, उनको वो सुनता है, ठीक है। उनको सुनने के बाद में उन शब्दों को वो दोहराने की कोशिश करता है, उनको बार बार बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। उनको बोलता है, बा 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 बा, ता 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 ता, पा 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 पा, ठीक है। और एक दिन वो बोलना सीख जाता है दोस्तों, नकल करते हुए, ठीक है। पहले सुनता है, फिर उन शब्दों की इमिटेशन करता है। इसके बीच में एक स्टेप आती है दोस्तों इमिटेशन की, नकल करता है वो, ठीक है। उन नकल करने के बाद में वो बोलना सीख जाता है। तो ये उसका दोस्तों रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड भी कहते हैं। और एक इसका दोस्तों नाम है रिफॉर्म मेथड। एक सेकेंड दोस्तों, एक इसका नाम है रिफॉर्म मेथड, सुधारवादी आंदोलन, ठीक है। सुधारवादी मेथड, सॉरी, रिफॉर्म मेथड। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो हमारा मेथड था जो हम इस्तेमाल करते थे हम लोग, वो था जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, क्योंकि उसमें एलएस यानी लिसनिंग स्पीकिंग में बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था। तो उस चीज़ से लोग परेशान हो चुके थे। सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और ट्रांसलेशन पर जोर रहता था, ठीक है। ग्रामर पर जोर रहता था, ग्रामर के नियमों पर जोर रहता था। तो लोग परेशान हो चुके थे, उन्हें एक नया मेथड चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए एक डीएम मेथड सामने आया, ठीक है, जीटी मेथड में सुधार करने के लिए। तो इसको सुधार मेथड भी कहते हैं, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं दोस्तों। और इसका एक और नाम है दोस्तों मदर्स मेथड, सॉरी एक सेकेंड, मदर्स मेथड। एक और इसका नाम है दोस्तों मदर्स मेथड, ठीक है। मदर्स मेथड, माँ का मेथड। क्योंकि आदमी जो मातृभाषा कैसे सीखता है, मैंने अभी आपको बताया था, एलएस के जरिए सीखता है। पहले वो लिसन करता है, फिर उनको इमिटेट करता है, फिर वो बोलता है, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है कि बच्चे को लैंग्वेज के सामने एकदम छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। वो अपने साथियों को अंग्रेजी में बात करते हुए सुनता है, टीचर को अंग्रेजी में बोलते हुए सुनता है, ठीक है। तो उसके सामने अंग्रेजी भाषा के शब्द जाते हैं उसके कान में, ठीक है। फिर वो भी उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है और एक दिन वो उनको बोलना सीख जाता है। ये इसका उद्देश्य रहता है डीएम का। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मदर्स लैंग्वेज, मदर्स मेथड, माँ का मेथड या मातृभाषा सीखने का जो मेथड है वो डीएम है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्लासरूम में जो टीचिंग है दोस्तों वो किस में कराई जाती है? सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में। क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन दी टारगेट लैंग्वेज। और इसमें दोस्तों एमटी का यूज एकदम स्ट्रिक्ट मना है, स्ट्रिक्ट बैन है। मदर टंग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया बिकॉज इट कंबाइंस द मीडियम्स ऑफ। टेलीविजन वो दोस्तों मल्टीमीडिया का उदाहरण है। मल्टीमीडिया है ना, ठीक है, क्योंकि वो ऑडियो भी है और विजुअल भी है, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया हो गया। तो इसमें इसको मल्टीमीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या चीज़ है? पिक्चर और साउंड है, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। और पिक्चर एंड इमेजेस हैं। पिक्चर और इमेज तो एक ही चीज़ होगी, गलत बात है। साउंड एंड वॉइस, ये भी दोनों एक ही शब्द हैं। साउंड एंड म्यूजिक, ये भी दोनों एक शब्द है। तो उसमें क्या रहता है? पिक्चर और साउंड रहता है, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं टेलीविज़न को, ठीक है। क्योंकि टेलीविज़न में आप चीज़ें सुन भी सकते हैं और चीज़ें देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा उत्तर सही क्या जाएगा? ऑप्शन ए, पिक्चर एंड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड? इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है, ठीक है। विजुअल यानी जो हम देख सकें, और ऑडियो जो हम सिर्फ सुन सकें, और ऑडियो विजुअल जो हम देख भी सकें और सुन भी सकें, ठीक है। विजुअल ऐड ढूंढना है हमको। ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, वो विजुअल ऐड है, ठीक है। इसने पूछा सॉरी नोट, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार गलत करवा देता है। नोट, इनमें से कौन सा विजुअल ऐड नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है? ब्लैक बोर्ड तो है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हम देख सकते हैं, टीचर कुछ भी लिखता है हमें दिखाई देता है, ठीक है। रेडियो विजुअल ऐड नहीं है दोस्तों। रेडियो क्या है? वो सिर्फ ऑडियो एड्स है, ठीक है। क्या है? ऑडियो एड्स है, ठीक है। एड यानी दोस्तों, एड यानी सहायक सामग्री। एड्स वो जो है वायरस को मत समझ लेना, ठीक है। एड्स यानी सहायक सामग्री। और चार्ट्स दोस्तों, चार्ट्स भी क्या है? वो विजुअल ऐड है दोस्तों, ठीक है। चार्ट के जरिए हम
देख सकते हैं, चार्ट में हम देख सकते हैं, जो भी टीचर चार्ट बना के लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड कार्ड्स। शब्दों के कार्ड होते हैं जिन पे शब्दों के नाम लिखे थे, जैसे कैट का एक कार्ड हो गया, डॉग का एक कार्ड हो गया। ठीक है, उन पे नाम लिखे थे, जो टीचर हमें दिखाता है, फिर पूछता है कि ये क्या, ये या फिर डॉग का चित्र बना रहता है। ठीक है, चित्र रहता है, उसमें पूछता है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, जो भी है। ठीक है, तो ये वर्ड्स कार्ड कहलाता है। ये भी दोस्तों क्या है, विजुअल है। ये विजुअल है, ये विजुअल है, ये विजुअल है, और ये क्या है, ये ऑडियो है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। ये क्या है, विजुअल ऐड नहीं है, ये ऑडियो ऐड है। ठीक है, ऑडियो ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द वर्ड्स। ठीक है, मतलब इन 4 ऑप्शन में कोई एक जोड़ा ऐसा है जिनका जो शुरुआत का जो साउंड है वो सेम है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें शुरुआत के साउंड में फ़र्क है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों शब्दों में कोई फ़र्क नहीं है, साउंड सेम है। तो हम दोस्तों नीचे से शुरू करते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, ऑप्शन डी अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अम्ब्रेला में आपको पता है कौन सी ध्वनि आ रही है, ए की, अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी में कौन सी ध्वनि आ रही है, ये की, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तो अलग है, ये तो नहीं है। ये कह रहा है कि सेम होने चाहिए, सेम साउंड होना चाहिए, सेम साउंड तो नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन सी हाउस। हाउस है वो किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, है से, हाउस। और आवर है वो आ से, आवर। ठीक है, आवर। तो ये भी दोनों अलग है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन बी काइट एंड सिटी। तो दोस्तों ऑप्शन में बी में पहला शब्द है काइट, वो कैसे शुरू हो रहा है, काइट, और सिटी है वो से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ए सन है वो से शुरू हो रहा है, सन, और सिटी भी वो से शुरू हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें दोनों शब्द हैं वो किससे शुरू हैं, एक ही साउंड से शुरू है, और वो कौन सा साउंड है, से का, सन एंड सिटी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, सन एंड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वाउल साउंड। कौन सा ऑप्शन है जिसमें वाउल साउंड एक जैसे हैं, सभी में वाउल साउंड एक जैसे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में देखिए वाउल साउंड एक जैसे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं दोस्तों, वाउल यानी स्वर ध्वनि एक जैसी है। तो ट्रिप में जो ध्वनि है दोस्तों वो है ई की। ठीक है, जिसको छोटी ई बोलते हैं, ई की। ठीक है, ट्रिप। और ट्रीट में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन की लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखते हैं, वापस से लिख के दिखाता हूँ। इस प्रकार से आगे 2 बिंदु लगाते हैं तब बड़ी ई की मात्रा बनती है, ट्रीट, ट्रिप, ट्रिप लिखा जाएगा आई से। ठीक है, और ये लिखा जाएगा आई और 2 बिंदु से, ट्रीट। और ट्राई लिखा जाएगा दोस्तों डिप्थोंग से, ए आई, ट्राई। तो तीनों ही अलग ध्वनि है, सेम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि सेम वाउल साउंड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है गुड फुट पुश। ठीक है, तो गुड में जो मात्रा आ रही है दोस्तों वो ऊ की मात्रा आ रही है, छोटी ऊ की, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, गुड। और फूड में दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा आती है, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं, छोटा यू और आगे 2 बिंदी। ठीक है, फूड। और पुश में भी दोस्तों ये ऊ आता है। ठीक है, पुश में भी ये ऊ आता है। तो तीनों में अलग अलग हो गई, लेकिन ये कह रहा है कि सेम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों सी। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो दोस्तों शी, तो इसमें जो है बड़ी की मात्रा आ रही है, शी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सी में भी बड़ी की मात्रा है दोस्तों, सी में भी बड़ी की मात्रा है, सी। और सीट, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सभी में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, आई की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। यानी ये जो शब्द है थिक, इसका शुरुआत का जो सबसे पहला साउंड आएगा वो कौन सा आएगा। ठीक है, उसको किस फोनेटिक सिंबल से हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे दोस्तों, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, थिक में सबसे पहले क्या रहा है, थे आ रहा है, तो थे को हम लिखते हैं दोस्तों थीटा से। ठीक है, थे को हम लिखते हैं थीटा से, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, थीटा, थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज। करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रिज।
तो ब्रिज में कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? तो ब्रिज में देखो, ये तो हो गया ब्रिज, ये तो हो गया ब्रिज, ये गलत हो गया, ठीक है। ये ब्राइज हो गया, ये भी गलत है। ये ब्रिग हो गया, ये भी गलत है। इसमें ब्रिज, इसमें क्या है? ब्रिज, बी आर फिर आई फिर डी जेड, ये जय बनता है, ब्रिज, ब्रिज। तो ऑप्शन सी हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल द सेंटेंस पीपल इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ बी एन अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये एक सेंटेंस दे रखा है कि राजस्थान के गांवों के लोग एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं। राजस्थान के गांव के लोग एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं। तो इसमें दोस्तों इस सेंटेंस से क्वेश्चन बना रखे हैं 4, और ये पूछ रहा है कि इन चारों जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस एकदम लॉजिकल सही है, लॉजिकल सही है, जिससे हमें इस दिए हुए वाक्य में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर मिलना चाहिए। ऑप्शन ए है व्हाई डू पीपल लिव इन राजस्थान, लोग राजस्थान में क्यों रहते हैं? तो ये तो इसमें लिखा ही नहीं है। इसमें तो लिखा है कि राजस्थान के गाँव के लोग हैं वो एक साधारण ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तो इसमें लिखा नहीं कि राजस्थान में लोग क्यों रहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डू पीपल ऑफ राजस्थान लिव, राजस्थान के लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, कहाँ रहते हैं, ये तो सही तरीके से लिखा नहीं। वेयर डू पीपल ऑफ राजस्थान लिव, ये बात इसने बताई नहीं। वेयर डू पीपल ऑफ राजस्थान लीड सिंपल, वाई डू पीपल ऑफ राजस्थान लीड ए सिंपल लाइफ, राजस्थान के लोग साधारण जिंदगी क्यों गुजारते हैं? ये तो नहीं लिखा इसने क्यों गुजारते हैं, इसने तो बस सीधा सा वाक्य लिखा है कि राजस्थान के गांव के लोग साधारण जिंदगी गुजारते हैं। क्यों का इसमें सेंटेंस में दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड, राजस्थान के गाँव के लोग किस प्रकार की ज़िंदगी गुजारते हैं? ये एकदम सही उत्तर है। तो किस प्रकार की ज़िंदगी गुजारते हैं? एक साधारण ज़िंदगी गुजारते हैं, अ वेरी सिंपल लाइफ। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट, किसमें डिटर्मिनर दे रखा है? डिटर्मिनर यानी दोस्तों किसमें दे रखा है? डिटर्मिनर में क्या आता है? आर्टिकल भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल किसमें दे रखा है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आर्टिकल यानी ए एन और दी। ठीक है, ए एन दी, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए द कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन नाउन है और नाउन से पहले क्या दे रखा है? आर्टिकल द, और आर्टिकल को इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, सवाल का सही स्ट्रक्चर किस में दे रखा है दोस्तों? ठीक है, मैंने आपको बताया था सही स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर WH दे रखा है क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या आएगा? WH, फिर हेल्पिंग वर्ब अवश्य रूप से आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर मेन वर्ब आएगी दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी लगाना चाहो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सूत्र रहेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो भी लास्ट में आता है, एडजेक्टिव जो भी लगाना है वो लगा दो। ठीक है, तो इन चारों में जो है WH वर्ड दे रखा है, when, तो यहाँ तक तो क्रम सही है, WH दे रखा है। ठीक है, और WH तभी लगाना है जब सेंटेंस में दे रखा हो। ठीक है, फिर देखते हैं किस में हेल्पिंग वर्ब है। WH के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ऑप्शन ए में तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि when she है इसमें। और ऑप्शन बी में भी दोस्तों क्या है? when she दे रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी में भी दोस्तों when के बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, बल्कि हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों, देखो हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं और हमें उत्तर मिल गया सिर्फ इस सूत्र की बदौलत। ठीक है, तो when WH हो गया और डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रीच क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, स्टेशन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, व्हेन डिड शी रीच द स्टेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस बनाना इसका। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया दे। ठीक है, ये विल इन्वाइट ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, और ये पूरा का पूरा ये जो ना ऑल द चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑल द चिल्ड्रन। अब हम इसमें पैसिव में क्या करते हैं आपको पता ही दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये तो करते हैं, इंटरचेंज तो करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए इसमें किस
सबसे पहले क्या आएगा, ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑल द चिल्ड्रन। किस वाक्य में सबसे पहले ऑल द चिल्ड्रन दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दोस्तों नहीं दे रखा है, ठीक है, इसमें सिर्फ द चिल्ड्रन दे रखा है, और डी में भी द चिल्ड्रन दे रखा है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। फिर ऑप्शन ए और सी बचते हैं जिसमें ऑल द चिल्ड्रन तक सही है, ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। फिर दोस्तों हमें सबसे पहले टेंस पहचानना है, पैसिव वॉइस का ये रूल है, ठीक है। सबसे पहले क्या पहचानना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये पहचानने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। फिर पहचानना है कि वाक्य में टेंस कौन सा दे रखा है, तो इसमें टेंस दे रखा है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो टेंस किस प्रकार से होता है दोस्तों, उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, शैल विल, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सूत्र क्या रहता है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट का सूत्र रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये रहता है सूत्र इसका। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन। अब हमें शैल विल में से क्या लगाना है, ऑल द चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, शैल तो आएगा नहीं, क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। विल के बाद हमें क्या रखना है, बी रखना है, तो बी दोस्तों सी, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में दे रखा है विल बी, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट है दे, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं वी, दे, पीपल, ठीक है, पब्लिक, इस प्रकार के सब्जेक्ट को जो पैसिव में लिखा नहीं जाता है आखिर में, ठीक है। बाई देम या बाई अस या बाई द पीपल इस प्रकार से लिखते नहीं है, बाई समबडी इस प्रकार से लिखते नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एक पैराग्राफ है दोस्तों, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड हाँ अब पढ़ते हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉचिंग टेलीविजन लॉन्ग बिफोर द एंटर स्कूल। ज़्यादातर बच्चे टीवी देखना शुरू कर देते हैं और बहुत पहले शुरू कर देते हैं, स्कूल जाने से बहुत पहले शुरू कर देते हैं टीवी देखना। मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन, कई डॉक्टर्स ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 2 years शुड नॉट वॉच टीवी, कि 2 साल तक के बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। द डॉक्टर्स आर ऑफ द व्यू, डॉक्टर का ये मानना है कि द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन। डॉक्टरों का दोस्तों ये मानना है कि बच्चे के जो ज़िंदगी के जो शुरुआत के 2 साल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन 2 सालों में क्या है, दिमाग का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, ठीक है। वो 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स एंड अदर्स इनकरेजेस लर्निंग एंड हेल्दी फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चे पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारते हैं तो उनको सीखने का जो है एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और उनको एक हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। उनकी बॉडी से उनका शरीर सही रहता है और उनका जो सामाजिक विकास है वो भी सही रहता है, ठीक है। सामाजिक विकास होता है बच्चों का, अगर वो अपने माँ बाप के साथ समय गुजारेंगे, अपने दोस्तों के साथ समय गुजारेंगे, साथियों के साथ समय गुजारेंगे, ठीक है। टीवी में लगे रहेंगे तो क्या सीखेंगे, तो ये कहता है कि उसके ब्रेन का विकास होता है। एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीवी कैन बी वॉच्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, तो टीवी को क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही, कुछ लिमिट रख के उसको देखा जा सकता है टीवी को। चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग टू एंटर स्कूल कैन लर्न द अल्फ़ाबेट, बच्चे जो कि स्कूल जाने वाले चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग टू एंटर द स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाने की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, वे अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं टीवी से। एंड नंबर्स फ्रॉम द एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे कि ज्ञान दर्शन वगैरह जैसे जो चैनल दोस्तों, उसकी मदद से बच्चे क्या है, गिनती सीख सकते हैं, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला सीख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ और नेचर शोज़, ठीक है, वे जो नेचर शोज़ होते हैं जैसे कि डिस्कवरी पे शोज़ आते हैं, उसमें वो जंगली जीवन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ऐसे जानवर जो जल्दी से हम देख नहीं सकते, ठीक है, वे जानवर हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। टेलीविज़न कैन बी एन एक्सीलेंट एजुकेटर, टीवी दोस्तों एक बहुत बढ़िया शिक्षक भी हो सकता है, एज वेल एज एंटरटेनर फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। टेलीविज़न एक बहुत अच्छा शिक्षक भी हो सकता है और एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन भी हो सकता है दोस्तों। इसमें दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बोथ द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर आर
एजुकेटर और एंटरटेनर क्या है दोस्तों? एजुकेटर यानी शिक्षक, ये भी नाउन है। एंटरटेनर यानी मनोरंजक, ये भी नाउन है। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? ये है नाउन दोस्तों, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, नाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ब इन द क्लोज दे एंटर स्कूल। ये जो क्लोज है, एक सेकेंड, दे एंटर स्कूल, दे एंटर स्कूल, सेंटेंस क्या है? दे एंटर स्कूल। ये कह रहा है इसमें वर्ब कौन सी है? तो वर्ब सीधी सी है दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंटर, और स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सूत्र दे रखा है, और ये सूत्र किसका होता है दोस्तों? ये सूत्र होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऑप्शन है सिंपल पास्ट टेंस, ये भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है ये, द एंटर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन द फ्रेज अ गुड थिंग, डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर पहले से ही देखा दोस्तों, डिटरमिनर मैंने आपको अभी बताया था, आर्टिकल को भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है एडजेक्टिव आता है, ठीक है। एडजेक्टिव की कैटेगरी है एक डिटरमिनर, ठीक है, और डिटरमिनर की कैटेगरी है एक आर्टिकल, ठीक है। एडजेक्टिव की कैटेगरी है डिटरमिनर, और डिटरमिनर की कैटेगरी है आर्टिकल, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ भी नाउन लग सकता है, और डिटरमिनर के साथ में भी नाउन लग सकता है, और आर्टिकल के साथ में भी नाउन लगता है दोस्तों। तीनों में यही नियम चलता है, ठीक है। यानी आप इसको इस प्रकार से मान सकते हो कि ये दादा है, और ये बाप है, और ये बेटा है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है ग्रामर में, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर जो कैटेगरी है वो एडजेक्टिव की है, और एडजेक्टिव की सब कैटेगरी के अंतर्गत आता है डिटरमिनर, और डिटरमिनर की सब कैटेगरी के अंतर्गत आता है दोस्तों आर्टिकल, ओके। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल कौन सा है? सीधी सी बात है, आर्टिकल तीन ही होते हैं दोस्तों, ए, एन और दी, ए, एन और दी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अ गुड थिंग। आपको फ्रेज क्या दे रखी है? अ गुड थिंग, ठीक है। तो क्या है? ए एन दी में से क्या है? ए है बस, और क्या है? तो देख लो यहाँ में ए किस में दे रखा है? ए सिर्फ इसमें दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो क्या है गया? ऑप्शन डी ए हो गया, ठीक है। आर्टिकल क्या है? अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच और फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट फॉर्म। मतलब डिग्रीज है वो करेक्ट फॉर्म में दे रखी है। तो देखते हैं किस में दे रखी है। कोल्ड, मोर कोल्ड, कोल्डेस्ट, गलत है। कोल्ड कोल्डर होता है दोस्तों, कोल्ड का क्या होता है? कोल्डर, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंटर, इम्पोर्टेंटर कोई भी शब्द नहीं होता दोस्तों, हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंटर कोई भी शब्द नहीं होता है। इसका क्या होगा दोस्तों? इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इसकी डिग्री रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी है दोस्तों, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों डिग्री के मामले में, लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। ऑप्शन डी है गुड, बेटर, बेटरेस्ट कुछ नहीं होता दोस्तों, बेस्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंजंक्शन क्या है इसमें? इस पैराग्राफ में कौन से कंजंक्शन है? तो इसमें कंजंक्शन है दोस्तों, देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दैट एंड ऑल्सो, दैट ऑल्सो, अबाउट एंड अबाउट ऑल्सो। तो इसमें दोस्तों हम सर्च करके देखते हैं, आगे पैराग्राफ दे रखा है। तो इसमें दोस्तों देखिए, मैंने डॉक्टर्स अकाउंट टू द कंक्लूजन दैट, एक तो गया दैट हो गया, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेंटेंस नंबर सेकंड, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, ये देखिए दैट, ये इसमें हो गया दैट हो गया एक तो। अब देखते हैं इसमें दैट दे रखा है क्या? हाँ, उसमें 3 जगह, हाँ 2 जगह दैट दे रखा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दैट तो है, ठीक है। अब देखते हैं ऑल्सो है कि एंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो दोस्तों, स्टार्ट वॉचिंग टेलीविजन लॉन्ग बिफोर द एंटर स्कूल, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 years शुड नॉट वॉच टीवी। द डॉक्टर्स ऑफ द व्यू दैट द first 2 years of life are very important for the development of a child's brain, spending time with parents and others। तो ये एंड आ गया, ये भी कंजंक्शन के तौर पे। तो यहाँ इसमें क्या सही उत्तर है दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक है। इस पैराग्राफ में कंजंक्शन क्या है? दैट और एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड फ्रेज हैव कम इन द क्लोज, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन, ठीक है। ये कह रहा है कि ये सेंटेंस आपको दे रखा है, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन, काफ़ी डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि। तो इसमें दोस्तों ये हैव कम का कौन सा टेंस है? ये कह रहा है कि ये जो वर्ब यूज हुई है हैव कम, एक सेकंड दोस्तों हैव कम, हैव कम क्या, कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हैव कम आपको पता है दोस्तों
कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी में दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ है, ये पढ़ के देखते हैं। पीपल इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। अभी जो क्वेश्चन आया था उसी से संबंधित पैराग्राफ है दोस्तों ये, कि राजस्थान के लोग बड़ी ही साधारण जिंदगी गुजारते हैं। देयर वे ऑफ लिविंग हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। उनके जीने का तरीका काफ़ी सालों से वही है, बदला नहीं है। दे लिव इन सर्कुलर हट्स। वे गोल झोपड़ियों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ दीज हट्स आर कवर्ड विद काउडंग। उनकी दीवारों पर गोबर लगा रहता है। ठीक है, गोबर से लिपाई करते हैं दोस्तों वे लोग अपने दीवारों की। एवरी हट हैज़ ए स्मॉल प्लेस फॉर वर्शिप। हर झोंपड़ी में पूजा के लिए एक छोटी सी जगह भी होती है। द लाइफ ऑफ दिस पीपल इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टीज। इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी ही कठिन होती है दोस्तों। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। और ये दोस्तों गर्मियों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी। वाटर इज़ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पानी। समटाइम्स दे हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। कई बार उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी लाने के लिए। फॉर देयर एग्रीकल्चर, और अपनी खेती के लिए वो किस पर डिपेंड रहते हैं, बारिश पर। दे डिपेंड ऑन रेन्स। बट दीज पीपल आर वेरी ब्रेव। लेकिन ये लोग बड़े बहादुर होते हैं। दे हैव लर्न टू फेस डिफ़िकल्टीज। इन्होंने मुश्किलों का सामना करना सीख लिया है। एंड दे नेवर लूज होप। और ये कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू इन्जॉय देयर लाइफ। वे अपनी ज़िंदगी आनंद से गुजारना चाहते हैं। ठीक है, वीमेन लाइक टू वेयर ड्रेसेस फुल ऑफ ब्राइट कलर्स। ठीक है, इनमें जो औरतें हैं वो किस प्रकार की ड्रेस पहनती हैं, जिनके चमकीले रंग हो। ठीक है, यानी लाइट कलर की ड्रेसेस वे लोग उनकी महिलाएं पहनती हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस इन राजस्थान हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। जो राजस्थान में लोग रहते हैं गाँव में, उनको म्यूज़िक का और एक डांस का, ठीक है, यानी संगीत और नृत्य का एक समृद्ध परंपरा है उनके समाज में। ठीक है, राजस्थान के गाँव के लोगों में संगीत और नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। द पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर। और राजस्थान के लोगों को अपने संस्कृति पर बड़ा प्राउड है। ठीक है, गर्व है। तो ये कह रहा है कि फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, ब्रेव यानी बहादुर। तो ब्रेव का होता है वैलियंट। वैलियंट यानी बहादुर, निर्भीक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार्ड वर्किंग आपको पता है, कठोर परिश्रमी। प्रोस्पेरस यानी समृद्ध। एंथुजियास्टिक यानी जोशीला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का विलोम शब्द क्या है, ब्राइट का, ब्राइट यानी दोस्तों चमकीला, और जो चमकीला ना उसको बोलते हैं दोस्तों डल। ठीक है, आप डार्क सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन लाइट का अपोजिट होता है, लाइट का अपोजिट होता है दोस्तों डार्क। ठीक है, लेकिन ब्राइट का अपोजिट होता है वो डल होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। सही स्पेलिंग किसकी दे रखी है दोस्तों, तो सही स्पेलिंग दे रखी है डेफिनेशन की, DEFI ऑप्शन ए में, NITION, डेफिनिशन। ठीक है, ये दोस्तों नेशन नहीं है, हम इसको नेशन बोलते हैं, ये नेशन नहीं है, ये है निशन। ठीक है, डेफिनिशन, डेफिनिशन है दोस्तों, ये डेफिनेशन नहीं होता है कुछ भी, डेफिनिशन होता है दोस्तों, डेफिनिशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द एडजेक्टिव सिंपल कैन गिव अस द नाउन। सिंपल से जो एक एडजेक्टिव है सिंपल, उससे क्या नाउन बनती है दोस्तों। सिंपल क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे कि साधारण व्यक्ति, सिंपल मैन। ठीक है, साधारण लड़का, सिंपल बॉय। साधारण काम, सिंपल वर्क। सिंपल जॉब, साधारण पाठ, सिंपल लेसन। इस प्रकार से तो इससे नाउन बनानी हमें। ठीक है, कौन सी चीज़ें वो नाउन होती है दोस्तों, सिंप्लीफाई। एक सेकेंड, सिंप्लीफाई वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है वर्ब होती है दोस्तों। ठीक है, उसका अर्थ होता है साधारण बनाना या आसान बनाना। जैसे कि कैन यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, क्या आप इस सवाल को साधारण बना सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई। सिंपली, सिंपली होता है दोस्तों एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण, वाक्य की वर्ब की विशेषता बताने वाला सिंपली होता है। ठीक है, इसको हम वाक्य में अगर यूज़ करके देखें तो टू ऑर्डर सिंपली क्लिक हियर। सिंपली जब एडवर्ब बनती है तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बस। बस बोलते ना, बस इतना सा ही करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम कि बस इतना सा ही करना है। एक सेकेंड, बस इसका अर्थ निकलता है दोस्तों
बस बस इतना से करना है। जैसे कि टू ऑर्डर सिंपली क्लिक हियर, ऑर्डर करने के लिए बस इस पर क्लिक करिए, सिर्फ इस पर क्लिक करिए, बस इस पर क्लिक करिए, तो टू ऑर्डर सिंपली क्लिक हियर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि सिंपलिस्टिक। सिंपलिस्टिक है दोस्तों, वो क्या है, वो है हमारा एडजेक्टिव, यानी किसी मुश्किल चीज़ को जो आसान होती है उसको बोलते हैं सिंपलिस्टिक। जैसे कि अ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन, एक आसान हल, ठीक है, अ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का एक आसान हल, अ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और जो हमारा है लास्ट ऑप्शन दोस्तों सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी हमारा ऑप्शन सही है, ये एक नाउन है दोस्तों, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और सिंपल जो है ये भी एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, इसमें लिख भी रखा है कि ये एडजेक्टिव है। और हम इससे बनती जो नाउन है वो बनती है सिंपलिसिटी नाउन, ठीक है, सिंपलिसिटी। जैसे कि द सिंपलिसिटी ऑफ राहुल, राहुल की सिंपलिसिटी यानी साधारण व्यक्तित्व है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंपलिसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड, कि जीने का तरीका, शब्द फ्रेज क्या है, द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, इसको एक शब्द में रिप्लेस करना है, ठीक है। कोई एक शब्द है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी उसका अर्थ भी सेम ही है, लाइवलीहुड है, लाइवलीनेस है, लाइफ लाइक है या लाइफ स्टाइल है। कौन सा शब्द है जो द वे ऑफ लिविंग को रिप्लेस कर देगा, यानी कोई एक, इन चारों में से कोई एक शब्द है जो इसकी जगह पे आ सकता है, द वे ऑफ लिविंग की जगह पे। तो दोस्तों शुरू से बात करते हैं लाइवलीहुड की, ठीक है। तो लाइवलीहुड एक्चुअली में क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन, ठीक है। लाइवलीहुड क्या है, नाउन, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों आजीविका। क्या अर्थ होता है इसका, आजीविका, यानी आपका जो धंधा है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी है जिससे आप कमाते हो, जिससे आपके घर में पैसे आते हैं, सैलरी आती है, वो आजीविका कहलाती है, यानी लाइवलीहुड, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि व्हाट्स द सोर्स ऑफ योर लाइवलीहुड, आपकी आजीविका का साधन क्या है, क्या काम करते हो, मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। कि आई ड्राइव बस, मैं बस चलाता हूँ, आई ड्राइव ट्रेन, आई रन ट्रेन, ठीक है। या आई डांस, कोई नाच के कमाता है, कोई खाना बना के कमाता है, कोई दौड़ के कमाता है, कोई खेल के कमाता है, और कोई झूठ बोल के कमाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। नेक्स्ट है दोस्तों लाइवलीनेस। लाइवलीनेस ये भी दोस्तों क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका अर्थ होता है दोस्तों जिंदा दिली। इसका क्या अर्थ होता है, जिंदा दिली, जिंदा दिली या फिर जोश से भरा। जैसे कि हर लाइवलीनेस इम्प्रेस्ड मी, उस लड़की की जिंदा दिली ने मेरे को इम्प्रेस कर दिया, उससे मैं प्रभावित हो गया, उसकी जिंदा दिली से। लाइवलीनेस यानी जिंदा दिली, तो ये भी नहीं है, ये आजीविका नहीं है, ना ही जिंदा दिली है। और लाइफ लाइक, लाइफ लाइक ये दोस्तों है एडजेक्टिव। लाइफ लाइक क्या है, एडजेक्टिव, यानी हकीकत जैसा या वास्तविकता जैसा, ठीक है। यानी वास्तविक व्यक्ति या वास्तविक जिंदगी या वास्तविक चीज़ या वास्तविक परिस्थिति जैसा कुछ, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइफ लाइक। जैसे कि अ लाइफ लाइक सिचुएशन, एक वास्तविक जिंदगी जैसी परिस्थिति, या अ लाइफ लाइक टॉय, एक वास्तविक जिंदगी जैसा खिलौना, ठीक है। मान लो किसी ने कार बना दी तो वास्तविक कार जैसी दिखाई दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वास्तविक अ लाइफ लाइक कार। या अ लाइफ लाइक स्टेचू, कोई ऐसा स्टेचू बना दिया, गांधी जी का मान लो कोई ऐसा स्टेचू बना दिया जो एकदम दिखने में गांधी जी लग रहा है, ठीक है। या मोदी जी का कोई ऐसा स्टेचू बनाया जो दिखने में एकदम सेम टू सेम मोदी जी जैसे लग रहे हैं, तो वो क्या होता है, अ लाइफ लाइक स्टेचू, ठीक है। तो ये भी नहीं दोस्तों, ये भी, इसका भी अर्थ होता है हकीकत जैसा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये तीनों ही दोस्तों ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है, लाइफ स्टाइल। ये क्या है दोस्तों, ये नाउन है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का अर्थ होता है द वे ऑफ लिविंग, यानी कि जीने का तरीका। लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका। मैनी पीपल आर ट्राइंग टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल दीज डेज। आजकल ज़्यादातर लोग क्या है, एक स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका गुजार रहे हैं, या उस स्वस्थ जिंदगी के तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तरीकों को अडॉप्ट करने की, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल यानी जीने का तरीका। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है लाइफस्टाइल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन म्यूजिक। कौन सा शब्द है जो म्यूजिक से बना है, ठीक है। म्यूजिक क्या है, नाउन है, और इनमें से कौन सा शब्द है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन है म्यूजिक, और म्यूजिक नाउन से क्या बना है, एडजेक्टिव बना है, वो कौन सा शब्द है।
तो देखिए दोस्तों, हम नीचे से देखते हैं म्यूजिकलिटी। क्या है? म्यूजिकलिटी। म्यूजिकलिटी है दोस्तों नाउन। म्यूजिकलिटी क्या है? नाउन है, यानी इसको बोल सकते हो आप संगीतात्मकता। ठीक है, संगीतमय या संगीतात्मकता। एग्जैक्टली हिंदी नहीं बता सकता दोस्तों मैं, एग्जैक्टली हिंदी होती भी नहीं है। और जैसे कि मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके बता सकता हूँ, बिल्कुल, हर गिटार प्लेइंग शोज रियल म्यूजिकलिटी। ठीक है, जिस प्रकार से वो गिटार बजाता है, ये एक असली मतलब जो है संगीतमय चीज़ है। ठीक है, एक असली संगीतात्मकता है, ये असली म्यूजिकलिटी है। ठीक है, तो ये नाउन है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है म्यूजिकली। क्या है? म्यूजिकली। ये दोस्तों क्या है? ये है एडवर्ब। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, हमें क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, म्यूजिकली क्या है? एडवर्ब है, यानी संगीत से संबंधित कुछ चीज या संगीतात्मक रूप से। ठीक है, जैसे कि शी स्पीक्स म्यूजिकली, वह संगीतमय रूप से बोलती है, वह संगीतात्मक रूप से बोलती है। शी स्पीक्स म्यूजिकली। ऑप्शन ये भी गलत होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब हमें एडजेक्टिव चाहिए। ऑप्शन ए है, ये नाउन है दोस्तों, म्यूजिशियन। जैसे कि अनु मलिक इज अ म्यूजिशियन। अनु मलिक क्या है? म्यूजिशियन है। अरिजीत सिंह इज अ म्यूजिशियन। अरिजीत सिंह एक म्यूजिशियन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? म्यूजिशियन यानी संगीतकार है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, ए, सी और डी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? म्यूजिकल। म्यूजिकल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। म्यूजिकल क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है संगीतमय या संगीतात्मक। ठीक है, जैसे कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल टैलेंट। ठीक है, वह एक जो है गजब का उसके अंदर म्यूजिकल टैलेंट है। ठीक है, ही इज़ अ ग्रेटेस्ट म्यूजिकल टैलेंट, वह एक गजब का म्यूजिकल टैलेंट है, संगीत से संबंधित टैलेंट है, उसके अंदर हुनर है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का पेपर, आरटेट 2012 का पेपर, लेवल 1 का, लैंग्वेज फर्स्ट का, इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ बात कहनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हो। धन्यवाद।